तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं किरण जनेजा दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो कोशिश से कामयाबी तक में। दोस्तों, कामयाब होना किसे अच्छा नहीं लगता, पर कामयाबी सबको मिले ये ज़रूरी नहीं। इस कामयाबी की अहमियत को वही समझते हैं जिन्हें बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद कामयाबी मिलती है। हमारे आज की मेहमान ने भी अपने संगीत को लोगों तक पहुँचाने के लिए बरेली से बॉम्बे तक का सफ़र तय किया। तब जाके आज उनका शुमार हिंदुस्तान के सबसे बड़ी गायकों में गिना जाता है। आइए डालते हैं उनके काम पे एक नज़र। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान इस दौर की एक बहुत ही संवेदनशील और सशक्त गायिका है। लोग इन्हें कविता सेठ के नाम से जानते हैं। कविता जी के संगीत का सफर शुरू हुआ बरेली से। वहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई और संगीत की शिक्षा हासिल की और वहीं से लाइव शोज का सिलसिला भी शुरू हो गया था। शादी के बाद इनको दिल्ली आना पड़ा, जो इनके संगीत के लिए एक वरदान साबित हुआ। दिल्ली आकर इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए परफॉर्मेंसेस देने शुरू किए, जिसने इनकी प्रतिभा को दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया। संगीत में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कविता जी ने गजलों के साथ साथ सूफी संगीत को अपनी गायकी का आधार बनाया, जबकि उस समय ज्यादातर सिंगर्स फिल्मी गीतों के लिए अपनी आवाज को तैयार करते थे। एक कॉन्सर्ट के दौरान जाने माने एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की नजर इन पे पड़ी, जिन्होंने इनसे अपनी फिल्म वादा में अमीषा पटेल के लिए गाने गवाए। लेकिन ये गीत उतने सफल नहीं हुए जो किसी सिंगर को रातों रात स्टार बना दे। फिर भी इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और फिल्म वेकअप सिड में इनके गाए गीत ने इन्हें न केवल पॉपुलर बना दिया, बल्कि इस गीत के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर के कई पॉपुलर अवार्ड्स भी दिलाए। ये गीत था गूंजा सा है कोई एक तारा। तब से लेकर आज तक कविता सेठ अपने मन का संगीत न सिर्फ गा रही है, बल्कि कंपोज भी कर रही है। गजल और सूफी गीतों के इनके कई एल्बम्स आए, जिन्हें सुनने वालों ने हाथों हाथ लिया है। तो आइए दिल से स्वागत करते हैं बॉलीवुड, सूफी और गजलों की महारथी गायिका कविता सेठ का। तो ये थी कविता सेठ। आइए उनका स्वागत करते हैं। कविता जी, आपको आज देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। मैं वेट कर रही हूँ कि आपके वो प्यारे प्यारे अच्छे से गाने जो मुझे पसंद है वो सुन पाऊँ। जरूर जरूर, बिल्कुल सुनाऊंगी। अच्छा, तो शुरू करते हैं कविता जी। सबसे पहले आपके बरेली से, तो बचपन कैसे गुजरा, कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ, जैसा आपने जिक्र भी किया कि मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ हुई। तो घर में सब लोग गुनगुनाते तो थे, लेकिन प्रोफेशनली किसी को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कि म्यूज़िक कंपोज़र कौन होता है, लिरिक्स राइटर क्या चीज़ होती, कोई ABCD कुछ नहीं पता थी। लेकिन हर संडे को हम लोग वो टेप रिकॉर्डर बैठ करके सामने, वो मेरे फादर को मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत पसंद थे, तो वो सुनते थे। तो वो एक तालीम मिली मुझे, और बहुत ज़्यादा मुझे दीवानगी थी संगीत को लेकर के। जब भी मैं लता जी, आशा जी के गाने सुनती थी, तो हमेशा इमेजिन करती थी कि मेरे गाने इसमें कब बजेंगे, ये रेडियो पे मेरे गाने कब बजेंगे। तब एक अंकल मुझे मिले, वो जो रामपुर रेडियो स्टेशन में वायलिन बजाते थे, तो उन्होंने कहा मैं फॉर्म ला के दूंगा, तुम वहाँ पे अपना ऑडिशन दो और हो जाएगा, तुम्हारे भी गाने रेडियो पे बजेंगे। मैं इतनी एक्साइटेड, और मुझे कुछ भी ABCD नहीं आती थी, और मैंने 15-20 गाने कंपोज किए, कबीर, तुलसी, मीरा, उन सब के, और जाके ऑडिशन दे दिया एंड आई वॉज सेलेक्टेड। और उसके बाद रेडियो में गाना शुरू हुआ, तो मुझे पहला चेक मिला था
360 रुपीज़ का। अच्छा, तो वो इतना कीमती था और मुझे नहीं मालूम। दूरदर्शन किस पे गाया आपने? ऑल इंडिया रेडियो पे? में। तो जब वो गाना मतलब हो गया, मेरे गाने भी रेडियो पे बजने लगे, सबको बताया गया, और वो जो चेक के लिए मैं इतनी बेताब थी कि मुझे मेरे पैसे मिले हैं। मैं पापा से कह रही थी कि वो पापा बोले कि 3 या 4 दिन लगते हैं चेक डिपॉजिट, हाँ कैश होने में। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी पैसे चाहिए, मुझे तो वहाँ से पैसे मिले। तो वो एक बहुत मज़ेदार जर्नी रही। फिर ओपी नैयर साहब आए थे बरेली में, तो उन्होंने भी मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया बरेली में और कहा कि तुम मुंबई आ जाओ। बट जैसे कि आज के पेरेंट्स इतना पेन लेते हैं बच्चों को लेकर के कि शिफ्ट हो जाते हैं मुंबई दिल्ली की बच्चों के करियर को लेकर के, तो मेरे पेरेंट्स ने साफ साफ बोल दिया कि भाई शादी हो जाए, हस्बैंड गवाए तो गाना हमारे बस का नहीं है कि हम तुमको लेकर के घूमें, कि कोई गारंटी नहीं है कि तुम वहाँ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तब से फिर हर वक्त मैं यही सोचती थी कि यार मुझे जो लाइफ पार्टनर अच्छा, ये बताइए, मेरे ख्याल में आपकी मम्मी को सबसे पहले आपके गाने की कदर हुई थी। बिल्कुल। एक बार मैं गा रही थी, उस वक्त निकाह फिल्म रिलीज हुई थी, हाँ। तो मैं वो वाला सॉन्ग गा रही थी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो मम्मी ने जस्ट नोटिस किया और पापा को बोला इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दें तो ये तो बहुत अच्छा कुछ कर सकती है। तो मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे जो अंदर ख्वाब हैं वो उनको जस्ट छेड़ नहीं है। हाँ। अच्छा, नहीं, इससे पहले कि हम आगे इसके बारे में बात करें, ये गाना सुना दीजिए ना। आई थिंक मैं 25 या 30 साल के बाद आज आपके साथ गा रही हूँ ये वाला आपके सामने। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत खूब, सचमुच आवाज़ में दम है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपके पापा आपको दरगाहों में ले जाते थे, हाँ। और आपका पहला गाना जो गाने की जो शौक जो पैदा हुआ और आपने गाया वो दरगाह में था। हाँ, खानकाह नियाज़िया जो बरेली में घर के पास में थी, फादर मुझे वहाँ लेकर के जाते थे। जो एक म्यूज़िक का जो एक कीड़ा जिसे बोल सकते हैं वो मेरे वहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि मैं वहाँ देखती थी जो कव्वालियों की पूरी पूरी रात प्रोग्राम होते थे, लोग रो रहे हैं, अजीब अजीब से उनके जो इमोशंस निकलते थे और पता ही नहीं लगता था वक्त का कि हम पूरी पूरी रात वहाँ पर गुजार देते थे उनको सुन करके। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जहन में बैठती चली गई। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी की, गीत गाए, गज़लें गाई, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा सुकून मिला वो सूफियाना म्यूज़िक में मिला। शायद वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। हमें जहाने खुसरो के बारे में कुछ बताइए। जहाने खुसरो जो एक मुज़फ़्फ़र अली एक प्रोग्राम कराते हैं, मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ आबिदा परवीन जी का जो गाने का अंदाज़ है। तो मुझे उनके साथ फ़र्स्ट टाइम गाने का मौका मिला उस प्रोग्राम में, और वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से सूफ़ी म्यूज़िशियन आए थे। तो जब मैंने वो म्यूज़िक सुना तो इतना सुकून भरा म्यूज़िक था वो। उस दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये संगीत सुनना है और सीखना है। फ्रॉम दैट डे आई एम डेडिकेटेड टू दिस ओनली। सूफ़ी म्यूज़िक जो है वही सुनती हूँ, वही लिटरेचर पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना भी वो संगीत है उसको जज़्ब कर पाऊँ, क्योंकि जितना आनंद, जो एक तृप्ति मिलती है ना, रूहानी सुकून जो मिलता है वो संगीत में है, मुझे फ़िलहाल किसी और फॉर्म में नहीं लगा। तो मैं उस दिन के बाद से बस मेरी जर्नी सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ शुरू हो गई। तो जहाने खुसरो में आपने भी गाया था? जी हाँ, वो मेरा पहला मौका था। सुना दीजिए। जी ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत वहाँ का जो माहौल था, इतना अच्छा सा उन्होंने सारा क्रिएट किया था मुज़फ़्फ़र भाई ने। तो उसमें जो मैंने कुछ चीज़ें गाई थी, आई एम जस्ट शेयरिंग। दिल बरे जानाने मन, दिल बरे जानाने मन कर दे करम, जैसे मुमकिन हो तू मेरा रख भरम, ओ सनम
बस घड़ी भर के लिए आजा सनम, ना सता दीदार करवा दे सनम, ओ सनम दिल बरे जाना ने मन। तो वहीं से मेरे को रूमी के बारे में पता लगा, मौलाना रूमी को। ये जो कलाम गाया ये भी मौलाना रूमी का था। तो जो इंट्रोडक्शन उनके बारे में मुझे मिला तब से मैं उनको पढ़ रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। इवन मैं टर्की गई थी कि मेरा बहुत मन था। आपने, मैंने सुना है कि पर्शियन भी सीखी ये जी, समझने के लिए। स्पेशली ये रूमी की जो पोइट्री है, उनका जो कलाम है, क्योंकि जो ट्रांसलेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग हो जाता है, लूज हो जाता है, हाँ उसका लूज हो जाता है। चाम। तो मुझे लगा कि उसके लिए ज़रूरी है पर्शियन सीखना। तो यहीं पर जो ईरान कल्चर हाउस है बॉम्बे में, मैंने वहाँ जा कर के प्रॉपर जो उन गानों के मीनिंग समझे और प्रॉपर पर्शियन उसका जो एक्सेंट है वो कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे गाया जाता है, क्या फील है हर एक सॉन्ग का, वो सारा कुछ कोशिश की। ज़्यादातर जितने भी संगीतकार मुझे मिले हैं, ज़्यादातर उन्होंने, उनके गुरु होते हैं, वो कहीं ना कहीं से सीखते हैं। आपके भी कोई गुरु थे या आपने खुद से ही सब कुछ सीखा? नहीं नहीं, खुद से तो सवाल ही नहीं। मेरे पहले जो गुरु रहे म्यूज़िक में, एंडी शर्मा जी, ग्वालियर घराने के, उनसे मैंने तालीम ली, बेसिक जो चलना सीखा। और उसके बाद जो कुछ भी ज़िंदगी में सीखा, म्यूज़िक में सीखा, उसका मैं बोलती हूँ कि 80% 90% क्रेडिट जाता है मिस्टर सेठ को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि खाली गाना ही कुछ नहीं है, उसके पीछे आप जानती हैं किरण जी कि कितनी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैं सिर्फ गाती थी, बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर करना और ज़िंदगी में कैसे चलना है, क्या सही है क्या गलत है, वो सब रास्तों से वाकिफ़ कराना, उन सब को मुझे मिस्टर सेठ ने वाकिफ़ कराया। तो मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। तो आप ये इस शादी के बारे में हमें ज़रूर बताइए कि आपकी कैसे मिस्टर सेठ से शादी। और मैं वैसे बहुत क्यूरियस हूँ कि आप उनको मिस्टर सेठ क्यों बोलती हैं? मिस्टर सेठ से जो मेरी मुलाकात हुई, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरा ड्रीम था कि बरेली से कोई चांस नहीं था कि मैं कुछ आगे बढ़ पाऊँगी। तो मेरा ख्वाब था, क्योंकि ग्रेजुएशन हुआ मीन्स शादी कर दो लड़की की वहाँ। तो वाकई मेरे साथ भी वही हुआ। 20 साल कंप्लीट हुए, रिश्ते आना शुरू, लड़की के लिए लड़का देखो, लड़के के लिए लड़कियाँ देखो। देन फाइनली ये रिश्ता आया था घर पे किसी के थ्रू। एंड जब मिस्टर सेठ से हमारी बात हुई, मैंने गाना सुनाया, उनके मम्मी पापा तो फ्लैट हो गए, रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन मैंने उनको एक शर्त यही रखी कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं संगीत को लेके, मैं उसमें कुछ करना चाहती हूँ। तो आप यदि सपोर्ट करते हो तो मेरी तरफ से हाँ है, अदरवाइज़ मतलब आप समझ लो। तो इमीडिएट उन्होंने बोला ओके, आई एम तो ओके राइट नाउ, मैं अभी से ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है करो। उस वक्त ना मोबाइल्स थे और ये सारी चीज़ें, ना इंटरनेट था कुछ भी। तब भी उन्होंने पता नहीं कहाँ से म्यूज़िक कंपनीज़ के बारे में पता लगाया, जहाँ भी मतलब कोई रिकॉर्डिंग होती आपकी थी। सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा उन्होंने हाथ आपको है। सपोर्ट किया, आप रिहर्सल रियाज करती रहीं और बाकी सब कुछ उन्होंने सब संभाल कुछ लिया। मैं रियाज कर रही होती थी। इवन शादी के बाद दोनों बच्चे हो गए, उसके बाद भी वो बोलते थे ठीक है तुम अपना रियाज करो, मैं देख लूँगा। चाहे वो उनको भूख लगी है या उनकी नैपी चेंज करनी है, कुछ भी है, वो बोलते थे नहीं यू जस्ट डू योर वर्क, आई विल हैंडल एवरीथिंग। सो लवली। ऐसे हस्बैंड्स कहाँ मिलते हैं भाई? रियली आई एम। अच्छा ये बताइए कि वो कौन सा गाना था जिस पे वो आप पे लट्टू हो गए, हमें भी सुना दीजिए। तब तो मैंने एक भजन सुनाया था, बिकॉज उनके पेरेंट्स भी साथ में थे। देन मैंने एक मीरा का एक भजन गाया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और उनका नाम भी कृष्ण कुमार था। अच्छा। शायद फाइनली आपने बता ही दिया। कविता सेठ से और उनके म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। कोशिश से कामयाबी तक के एक म्यूज़िकल एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं कविता सेठ से।
तो कविता, शादी के बाद आप दिल्ली आ गई, जी, तो जी। दिल्ली के सफ़र के बारे में बताइए। उसके बाद क्या हुआ, आपके म्यूज़िकल जो इंस्पिरेशन थी, करियर थी, उसको आगे बढ़ावा कैसे मिला? हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। दिल्ली जब मैं पहुंची तो हम लोग जिस एरिया में रहते थे जोरबाग में, तो वहाँ सब कुछ नज़दीक था। इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जितने भी और कल्चरल सेंटर्स, जितने भी थे सारे वहीं आसपास में थे। तो हम रोज़ाना ही वहाँ जाते थे, कुछ ना कुछ रोज़ ही सीखने को मिलता था। उसी बीच में मैंने म्यूज़िक में एमए किया, हिंदी लिटरेचर में एमए किया। इस बीच में मैं एक बात अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी कामयाब इंसान के लिए सिर्फ वो उसकी मेहनत तो होती है, घर के लोगों की भी एक जो पीछे बोलते हैं ना बैकबोन, Support, बहुत हाँ, ज़रूरी होता है और बहुत अहमियत रखती है। तो जब मैं जस्ट शेयर करूँगी कि मैं म्यूज़िक में एमए कर रही थी और मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, और 5 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम था म्यूज़िक में जो मैं एमए कर रही थी। तो उन्होंने घर जा कर के इमीडिएट मेरे को बोला कि जो गया दुनिया से गया, तुम अपना साल मत बर्बाद करो। और उन्होंने मुझे वापस दिल्ली भेज दिया कि नहीं तो तुम यहाँ की उलझनों में रह जाओगी, तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा और तुमको अगले साल फिर ये करना पड़ेगा। तो मैं उनका ऋण तो पूरी ज़िंदगी चुका ही नहीं सकती कि शी इज़ नाउ 86 और उसके बावजूद वो इतनी एडवांस है, इतना जहन जो है उनका इतना एडवांस है, और किसी भी बात को लेकर के वो कोई रिचुअल्स नहीं मानती हैं। कहती हैं जो दिल आए वो करो, लेकिन 100% करो। तो उस तरीके की तो जो एक टिपिकल हमारे मन में एक सास और बहू की जो एक बात रहती है, वो ज़रूरी नहीं है को सही हो, क्योंकि आपके केस में आपकी सास ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। बच्चों की भी देखभाल की। बच्चों की देखभाल, जब मैं रियाज़ करती थी वो कहती थी आप अपना रियाज़ करो बेटा, मैं देख लूँगी। उनको कुछ भी चाहिए, यदि वो खेल कूद के आए, कपड़े गंदे हैं, कपड़े चेंज करना है, बॉटल देनी है, कुछ भी करना है, वो कहती थी यू जस्ट डू योर रियाज़। तो मतलब लोग जैसे एक मेरे जहन में भी फोबिया था शादी से पहले की सास पता नहीं जो एक सुनते आए हैं, गाने देंगी मुझे घर पे बांध देंगी, क्या करेंगी। लेकिन इतना उन्होंने सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया। इवन आफ्टर मिस्टर सेठ्स डिमाइज, जब मैंने ये सेकंड मैरिज का डिसीजन लिया, तो शी वॉज द ओनली वन। इवन मेरे जो पेरेंट्स थे वो थोड़े से रिजिड थे, पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, बट उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो गया, तुम्हारी ज़िंदगी वो नहीं होनी चाहिए, तुम अकेली हो, लाइफ में कोई चाहिए। उन्होंने फुल ऑन सपोर्ट किया, तो हेड्स ऑफ टू हर। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो कि विडो हो जाती हैं यंग एज में, और इन्हीं प्रेशर्स की वजह से सोशल प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, कई बार बच्चे भी प्रेशराइज करते हैं। वो ज़िंदगी भर, आदमी हो या औरत हो, दोनों की बात कर रही हूँ, ज़िंदगी भर अकेली गुजार देते हैं। तो आप बहुत लकी रही कि आपको ऐसी सास मिली जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, बच्चे मिले जिन्होंने कि आपका साथ दिया। जब हमने डिसीजन लिया सेकंड मैरिज का, तो मैंने अपने दोनों बच्चों से और धर्मेश जी जो मेरे अभी हस्बैंड हैं, उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, तो सब लोग इतने खुश थे कि चलो दोनों को एक दोस्त मिल गया। तो आजकल के जो बच्चों की मेंटेलिटी है, दे आर वेरी ओपन, और थोड़ा सा मतलब बहुत पॉजिटिवली दोनों तरफ की फैमिलीज ने लिया, उनके बच्चों ने और आपके बच्चों ने, दोनों ने बहुत पॉजिटिवली। ऑब्वियसली अभी क्या हो गया, सारे अपने अपने करियर में बिजी हो गए हैं। मैं अकेली थी, वो अकेले थे, अब हम दोनों को एक कंपनी मिल गई है, हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, व्हाटएवर। कम से कम एक घर जाते हैं तो एक बंदा है। और मैंने ये सुना है कि आपके सेकंड हस्बैंड भी उतने ही सपोर्टिव हैं, और आपके अब की सक्सेस के पीछे उनका भी हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों के साथ शेयर करूंगी कि मैं मिस्टर सेठ की मेमोरी में उनकी बर्थडे पर और उनकी डेथ एनिवर्सरी पे 2 कॉन्सर्ट्स करती हूँ। इवन जो अभी मेरे राइट नाउ जो हस्बैंड हैं धर्मेश, उन्होंने उन प्रोग्राम्स में कंपेयरिंग की है। ये नहीं कि जैसे कि पुराने लोग होते थे, अरे अब तुम वो सब चीज़ें क्यों कर रही हो। मुझे ये है कि मैं एज ए गुरु उनको मानती हूँ, तो मुझे ट्रिब्यूट उनको देना है। लेकिन पूरा सुबह से रात तक लगे रहना कि लाइट्स ठीक लगनी चाहिए, कि फ्लावर्स ठीक लगने चाहिए, और उन्होंने पूरे प्रोग्राम को संभाला, तो कंडक्ट किया।
तो रियली आई एम बहुत एक फेरी टेल और एक ड्रीम बिल्कुल। वर्ल्ड जैसी आपकी लाइफ लगती है, और इस ड्रीम वर्ल्ड जैसी लाइफ में दूरदर्शन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, राइट? बहुत बड़ा। तो मुझे बताइए कि पहली बार आपने दूरदर्शन से आप कैसे जुड़ी और आपने क्या किया, और वो वाला गाना भी हम सुनना चाहेंगे। दूरदर्शन से तो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी, तो उसके बाद मैं आसाम में रही थी 3.5 साल। तो उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वहाँ पर जो मैंने गज़लें या जो भी सॉन्ग्स गाए थे, वो मैं जब मेरा बड़ा बेटा होने वाला था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस वक्त वो गाने बहुत गाती थी। तो जब वो गाना टीवी पर आया, दूरदर्शन में जब मैंने गाया, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि उस प्रेगनेंसी के टाइम बच्चों को, माँ को स्पेशली अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। तो मैंने वो सुनी, अपने फादर इन लॉ की भी बात सुनी, और ख़ुद भी मैं रियाज़ करती थी उन्हीं गज़लों की। तो जब वो टीवी पर आया था, तो कविश जो मेरा बड़ा बेटा है, स्क्रीन के आगे खड़ा हो गया, और जब वो ख़त्म हो गया गाना, तो ही वॉज क्राइंग कि वापस मुझे चाहिए वो सुनने के लिए। तो मुझे इमीडिएट वो अभिमन्यु वाली स्टोरी याद आई कि जो उनकी माँ ने सुनाई थी, और सुनाते सुनाते आधी सो गई थी वो, तो उनको आधा ही याद था और आधा नहीं। तो सेम वे चक्रव्यूह वाली जो बात, तो सेम वे वो मैंने फील किया कि मैंने वो जो गज़ल उस पूरे दौरान गाई थी, उसने वो कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट था, और उसने स्क्रीन पे सुना, और सुनने के बाद वो ख़त्म हुआ जैसी, और रेस्टलेस हो गया कि नहीं, मुझे वापस वही देखना है। देन अगेन हमने वो उसका रिकॉर्डिंग मंगाई और उसको सुनाते थे। अब हम भी रेस्टलेस हो रहे हैं कि आप ये हमें भी सुना दीजिए वो गज़ल। ज़रूर। वो एक बड़ी प्यारी सी गज़ल मैंने बहुत साल पहले कंपोज़ की थी। आज तो सारी वो चीज़ें जो बहुत पुरानी पुरानी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दामन तुम्हारा छोड़ दूँ, ये तुमने क्या कहा। दामन तुम्हारा छोड़ दूँ, ये तुमने क्या कहा। रुख जिंदगी का मोड़ दूँ, ये तुमने क्या कहा। दामन तुम्हारा छोड़ दूँ, ये तुमने क्या कहा। तो चलिए, आपके बचपन की बात हो गई, आपके म्यूज़िक के सक्सेस की बात हो गई, रेडियो की बात हो गई, दूरदर्शन की बात हो गई। अब आ जाते हैं फिल्मों पे। तो आपके फिल्मों में गाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? दिल्ली में मैं रहती थी जब, तो सतीश कौशिक जी मेरे एक लाइव कॉन्सर्ट में आए थे। उन्होंने मुझे सुना और बोले कि ये आवाज़ इंडस्ट्री में नहीं है और मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो उनकी एक फ़िल्म आ रही थी वादा, तो उसमें मैंने एक गाना गाया भी था। वो मेरी ही कॉम्पोजिशन थी और लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। तो बताइए ना कौन सा गाना है, हम भी सुने। और उसके बोल हैं, ज़िंदगी को संवार दे मौला, जो चमन लाल चमन जी ने लिखा है, जो लंदन में रहते हैं, मेरे पिता समान हैं। और उनकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही कि मैंने उनको रॉयल एल्बर्ट हॉल की एक एल्बम थी जगजीत चित्रा जी की, उसमें मैंने उनकी कंपेयरिंग सुनी थी। तो मेरे मन में था कि मुझे इस बंदे से मिलना है, और कैसे मिलना है मुझे कोई क्लू नहीं, कुछ पता नहीं था। फिर मैं जब लंदन प्रोग्राम करने के लिए गई थी, वो मेरे प्रोग्राम में आए, उनसे मुलाकात हुई, फिर वो एक बाप बेटी का रिश्ता हो गया। उन्होंने मुझे ये गीत दिया था जो फिल्म वादा के लिए गया था। आई एम सिंगिंग 2 लाइन्स। जिंदगी को सवार दे मौला, हुस्न इसका निखार दे मौला। जिंदगी को सवार दे मौला, तेरे जलवों को देखने के लिए मुझको आँखें हजार दे मौला। सच में आपकी आवाज़ में बहुत दर्द है। पता नहीं, ऊपर वाले ने नवाजा है। मुझे लगता है कि मैं बस उसकी एक मैसेंजर हूँ, और अपने गीतों के माध्यम से जो भी
सोसाइटी की सेवा कर सकती हूँ, लोगों को हील कर सकती हूँ, उनका दुख दर्द किसी भी रूप में यदि बांट सकती हूँ तो आई एम रेडी। आप फिल्मी गीतों को सुन के बड़ी हुई, हाँ? जी। लेकिन ज़्यादातर जो फिल्मी गीतों को सुनते सुनते बड़े होते हैं वो फिल्मी गीत गाते हैं, लेकिन आप झुक गई सूफियाना साइड पे, तो ये ट्रांजिशन क्यों, मतलब एक्चुअली मुझे लगता है, जैसे मैंने जिक्र किया कि फादर मुझे जो लेके गए थे वो कहीं ना कहीं था, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी, जो दिल्ली के फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ जब मैंने काम किया तो अल्फाजों को लेके दिक्कत होती थी। वो कहते थे कि एक बार एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ गई तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा था कि आजा बाहों में ले लूँ, गले लगा लूँ, चूम लूँ, ऐसा कुछ था। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, तो मैं आ गई वापस। मैंने कहा मुझसे नहीं गाया जा रहा है और मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ अपना। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सूफियाना साइड में गई, तो मैंने कहा चलो एक चीज़ श्योर शॉट हो गई कि मुझे जो भी कलाम मिलेगा वो अच्छा मिलेगा गाने के लिए, जिसको मैं एंजॉय कर पाऊँगी गाने के लिए। तो शायद इसीलिए जो फिल्मों की तरफ रुझान हुआ या फिल्मों में जो गाया, तो जितने भी सॉन्ग्स गाए हैं पोइटिकली ऑल आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हर एक में कोई बात है, एक ना एक मैसेज है, एंड ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। तो आई एम ब्लेस्ड, खुदा का बहुत बड़ा करम। तो कविता जी, आपने काफ़ी गाने लूज़ किए इस वजह से। ये तो पहला गाना है, लेकिन मैंने सुना है कि कई गाने आपके पास आए और आपने मना कर दिया कि इसके अल्फाज मुझे सही नहीं लग रहे, या ये मैं नहीं गा रही। तो कोई एक आध गाना ऐसा और भी बताइए जो आपने। हाँ, जब ये डिसीजन मैं ले रही थी या मना करती थी, तो इंडस्ट्री में जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं सब कह रहे थे लोगों को गाने नहीं मिलते हैं और तुम रिफ्यूज़ करती जा रही हो। तो मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से इंडस्ट्री में आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही काम करूँगी, जो मुझे अच्छा लगता है वही करूँगी, और जो मेरी रूह गवाह नहीं करती, जिस बात को गवाही नहीं देती मैं, या जिसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं करूँगी वो सॉन्ग। तो इवन मुझे गाना मिला था कुछ साल पहले, एक बहुत बड़ा हिट भी हुआ, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने वो गाना नहीं गाया। हिमेश भाई इतने अच्छे कंपोज़र हैं, उन्होंने मुझे वो गाना ऑफ़र किया था, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, बट मैंने कहा कि आप मुझे पीछे से कोई अलाप गाने को दे दो, बट ये गाना मैं नहीं गा पाऊँगी। तो इस तरीके से कई गाने मुझे ऑफ़र हुए, बट मैं ऐसी ये था कि मुझे पहले लिरिक्स भेज दीजिए, यदि आई एम ओके विद लिरिक्स देन आई विल सी द सॉन्ग। और काफ़ी किस्से सुनने वाली हूँ मैं आपसे, लेकिन उससे पहले लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बातें हो रही हैं मेलोडियस कविता सेठ से। तो वादा के बाद आपने एक और गाना गाया गैंगस्टर फिल्म के लिए। कौन सा गाना था, हम वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सईद कादरी साहब ने लिखा था, मुझे मत रोको मुझे यार के घर जाने दो। तो इतना खूबसूरत, पोइटिकली ही इतना सूफियाना रंग का वो गीत मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। वो पिक्चर भी इतनी बड़ी हिट हुई। म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? प्रीतम। तो ये गाना भी मैंने सुना है कि आप शायद नहीं गाना चाहती थी और प्रीतम ने आपको समझाया कि ज़रा सुनिए। जी, इसके पीछे स्टोरी ये थी कि जब मुझे गाना गाने के लिए मिला तो उसको बहुत हाई टेम्पो में था, बहुत फास्ट बीट थी उसकी। तो लेकिन भट्ट साहब को चाहिए था कि जब लड़की सुसाइड कर रही है तो इतना रिदमिक गाना कैसे हो सकता है। तो वो कई ऑप्शन दे रहे थे और मुझे ये था कि नई आई हूँ इंडस्ट्री में, मुझे वो इतना बड़ा जो मुझे मौका मिला है मुझे गंवाना नहीं था। मैं घर पे दिन रात उलझी हुई थी उस गाने के साथ। तो रोज़ फ़ोन आता था भट्ट साहब का, आज तैयार हो कविता, आज तैयार हो, आज रिकॉर्डिंग करें। मैं तो सिर्फ एक दिन का टाइम और दे दीजिए। देन व्हाट आई डिड एट होम कि मैंने उस गाने को पहले स्लो किया और स्लो किया, फिर एक गाना मैंने विदाउट रिदम ऐसी जस्ट एडलिप पे गाया। तो फिर मैं वो 5-6 ऑप्शन लेकर के गई भट्ट साहब के पास। तो जब लास्ट ऑप्शन सुना उन्होंने बोले ये कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता था, ये वाला गाओ, जाके रिकॉर्ड कर दो। एंड आई वेंट इन द स्टूडियो। और उस वक्त भी मैं, जब मुझे पूरी स्टोरी समझाई गई थी कि वो किस सिचुएशन पे आ रहा है, लिटरली आई वॉज क्राइंग इन दैट सॉन्ग। और उसके बाद तो फिर वो गाना कहाँ से कहाँ पहुँचा, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। लेकिन मैं जब पिक्चर हिट होने के बाद भट्ट साहब के पास पहुंची, मैंने कहा कि आपने मुझे याली जैसा फास्ट नंबर क्यों नहीं दिया। बोला तुमको पता है मेरे पास दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं कि ये आवाज़ कहाँ से ढूंढी आपने।
मैंने कहा आ रही होंगी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। तो इस तरीके के तो इंसिडेंट्स गाना तो सुनाइए, हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मुझे मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो, मैं हूँ परवाना, मुझे शम्मा पे मिट जाने दो, मुझे मत रोको। बहुत खूबसूरत। इस गाने के बाद तो आपको इंस्टेंट सक्सेस मिली होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके बाद आप 3 साल आपके पास कोई गाना नहीं आया। हाँ, तो ये ऐसा कैसे? मतलब ये वाला सॉन्ग भी स्टारडस्ट के लिए नॉमिनेट हुआ, स्टारडस्ट अवार्ड्स के लिए। जो मौला गाया वो भी नॉमिनेट हुआ था। लेकिन ये दोनों गानों के बाद भी क्या हो रहा था कि मैं किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से मिलती थी, कहते थे आपकी वॉइस बहुत हस्की है, आप आइटम सॉन्ग गाओ। वो मैं रिफ्यूज़ करके आ जाती थी। और तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, और जो वो लोग देना चाहते हैं वो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो और उस वक्त मिस्टर सेठ की पोस्टिंग थी नागालैंड, दीमापुर में थे। तो रोज़ मैं घंटों बात करती थी। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं बॉम्बे में टिक पाऊँगी, लगता है हमको वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो बोलते थे नहीं, तुम अपना रियाज़ करती रहो, मैं आ जाऊँगा 1 साल के बाद, वी विल डू समथिंग, कुछ अच्छा ही होगा। और उसके 3 साल के बाद फिर एक तारा हैपन्स एंड पिक्चर पूरी चेंज हो गई। वो कैसे हुआ वो बताइए मुझे। मतलब 3 साल, इस इंडस्ट्री में लोग अगर 1 साल भी घर बैठ जाएं तो लोग भूल जाते हैं आप कौन हो। बिल्कुल बहुत ही मैंने क्या किया कि हमने अपने लाइव कॉन्सर्ट्स डिज़ाइन किए और शोज़ करना शुरू कर दिया, सूफियाना शोज़। तो उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था बॉम्बे में। आई स्टार्टेड दिस थिंग। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे कोई नहीं जानता था और मेरे सारे हाउसफुल शोज़ जा रहे थे। इतना प्यार दिया इस शहर ने। तो हमने मौलाना रूमी के ऊपर उनकी 800 बर्थडे थी, तो हमने इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया खुद के पैसे से किया, कोई स्पॉन्सर नहीं था, सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका था। वो सब करने के बाद उसकी एक सीडी बनाई और हम सभी को लोगों को दे रहे थे। बाय चांस वो सीडी अमित त्रिवेदी जी को भी दी थी और वो एक नई फिल्म के लिए ट्राई कर रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी और बोले मैं आपको ट्राई करना चाहता हूँ, और इस तरीके से मुझे एक तारा गाना मिला। तो अब एक तारा हमें सुना भी दीजिए। ज़रूर ज़रूर। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। इस गाने का अंतरा सुने बगैर तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। सुन रही हूँ सुध बुध खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता। मैं तो ये भी न जानी, रुत है ये 2 पल किया रहेगी सदा। किसे है पता, किसे है पता, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। इस गाने ने तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिलवाए। जी, बिल्कुल छप्पर फाड़ के। छप्पर फाड़ के। लेकिन उसके बाद भी आप बहुत चूजी हैं, बहुत जितने गाने हमें सुनने चाहिए आपके वो सुनने में नहीं आते।
हाँ, बस वही एक शर्त रही हमेशा से कि मुझे लिरिक्स अच्छी मिलनी चाहिए। तो जैसे मोरा पिया मैंने उसके बाद गाया राजनीति में, वो एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग मिला। आफ्टर दैट कॉकटेल में मैंने तुम ही हो बंधु गाया था इरशाद कामिल ने। वो गाना भी वो मेरे जोन का नहीं था, लेकिन मैंने वो इसीलिए पसंद किया था कि पूरा जो उसका पोइट्री का जो रंग है वो पूरा सूफियाना है। तो इसीलिए, बल्कि जब होने के बाद काफ़ी लोग पूछे थे कि आप तो गाती नहीं है इस तरीके कैसे गा लिया आपने ये कैसे गा लिया, क्लब सॉन्ग कैसे गा लिया। उसके बाद मुझे इतने ऑफर्स मिले हैं तुम ही हो बंधु के बाद, मुजरे, आइटम सॉन्ग्स और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैंने कहा भाई कलाम अच्छा होगा देन ओनली आई विल सिंग। मैंने ये गाना भी सिर्फ इसीलिए चूज़ किया था कि बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। अब विशाल ददलानी इस गाने के चक्कर में कुछ एक शर्त हार गए, तो वो किस्सा सुनाइए हमें। सिद्धार्थ आनंद जी एक फिल्म के लिए कुछ गाना कंपोज कर रहे थे और मतलब करवा रहे थे विशाल जी से, तो बोले मुझे वही सिंगर चाहिए जिन्होंने तुम ही हो बंधु गाया, कविता को कॉल करिए। तो मैं पहुंची वहाँ पर, तो विशाल बोले वो नहीं, किसी और की आवाज़ होगी, वो तो गाती ही नहीं इस तरीके के गाने। विशाल बोला आपके चक्कर में मेरे को बहुत बड़ी चपत लगी है, मेरे को 15-20 लोगों को खाना खिलाना पड़ा है क्योंकि आप ऐसे गाने गाती नहीं हो, आपने ये गाना गाया और मैं शर्त हार गया हूँ इनसे, सिद्धार्थ जी से। तो इस तरीके के बहुत सारे गानों को लेके इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि नीरज श्रीधर जी ने भी ये गाना गाया तुम ही हो बंधु। तो वो मेरे से जब मिले तो बोलते हैं पूरा गाना आप खा गई, मैं तो सिर्फ कोरस गाता हूँ इस गाने में। तो इस गाने के बाद आपको नहीं लगा कि मुझे और कुछ ऐसे गाने गाने चाहिए, नाइट क्लब के हों या जो भी हों, बिकॉज बहुत सक्सेसफुल रहा गाना, बहुत बड़ा हिट नहीं रहा था, आपके बहुत लिए। बड़ा हिट रहा वो गाना। लेकिन वही जैसा मैं कह रही हूँ कि मुझे यही रहा कि मुझे अच्छे गाने गाई, मतलब कुछ बात हो, कुछ वेटेज होना लेकिन चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि एक सिंगर होने के नाते एक वर्सिटिलिटी हो, अलग टाइप के गाने गाएं तो अच्छा रहता है। वर्सिटैलिटी तो मैं आज ही मतलब देख रही थी तो मैं नोटिस कर रही थी कि मैंने कितने अलग अलग टाइप के गाने गाए हैं। सैड सॉन्ग भी है, क्लब सॉन्ग भी है, रोमांटिक भी है, सब कुछ गाया है। लेकिन थोड़ी सी बस पोइट्री को लेकर के थोड़ी सी चूजी हूँ, और उसके लिए माइनस भी है और प्लस ये है कि सिर्फ अच्छा ही गाना मिलता है मुझे अब। जैसे मैंने फिल्म नीरजा में गाया जीते हैं चल, उसकी एक बहुत अच्छी इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नीरजा का इंसिडेंट मैं बाद में सुनूंगी क्योंकि आप ना गाने से कतरा रही हैं, मुझे वो गाना सुनना है आपसे, तुम ही हो बंधु। और उसके बाद में हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। ओके। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही every time every minute of the day, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। आपको जब ये गाना आपने गाया लगा था कि इतना बड़ा हिट होगा और क्लब्स में बजेगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि घर आके मैंने बच्चों को बताया नहीं था कि मैं ये गाना रिकॉर्ड करके आई हूँ। हाँ, और बहुत सारी बातें करनी और आपसे गाने भी सुनने, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं कविता सेठ से। तो कविता, नीरजा की बात हो जाए जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। जी, नीरजा में जो मैंने गाना गाया, प्रसून जोशी ने लिखा है, जीते हैं चल। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इतना मोटिवेशनल उन्होंने जो लिखा है। और उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही कि मैं एक बार एक कॉलेज में लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए गई हुई थी, तो एक बच्ची व्हील चेयर पर मेरे पास आई और उसने कहा कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, आफ्टर दिस सेशन आई विल टॉक टू यू। मैं उसके पास जा कर के मिली तो उसने मुझे बताया कि उसको फ़ीवर आया था, फ़ीवर में पता नहीं क्या हुआ, किसी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया। और बोल रही थी कि मैंने सोचा कि मैं 17-18 साल की हूँ, पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊँगी। बोली मैंने रेडियो पे ये गाना सुना, जीते हैं चल, और वापस, अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, और मैंने ये गाने से मुझे फिर से ज़िंदा रहने की प्रेरणा मिली है। तो मुझे लगा कि जब हम
जाने अनजाने अपने गीतों के माध्यम से लोगों की जान बचा सकते हैं या उनको एक इंस्पायर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, उससे बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तब से तो और भी ज़्यादा मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ अच्छी ही पोइट्री गानी है, जिसमें कुछ बात हो, कोई मैसेज हो। यदि मैं कुछ गा रही हूँ, उससे लाखों करोड़ों में एक बंदा भी जीवंत हो जाता है, यदि वो इंस्पायर कर जाता है, यदि वो कुछ भी मेरी वजह से पॉजिटिव सोच लेता है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मैं तो कर रही सक्सेसफुल हूँ। हो गई, हाँ, सक्सेसफुल हो कुछ गई। तो कर पा रही हूँ पॉजिटिव गाना सोसाइटी सुना के लिए। दीजिए, जरूर। मोटिवेटिंग गाना। कहता ये पर खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। बहुत खूब। अच्छा, गाने हो गए, फिल्में हो गई, आपने एक बैंड भी फॉर्म किया था, जी उसके बारे में बात रहेगी, कारवां। जी, वो बताइए क्या हाँ, था? उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही कि 2005 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई एंड 2007 में हमने जब इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल किया था ऑल ओवर इंडिया, तो हमें ईरान और अफ़गानिस्तान के म्यूजिशियंस मिल गए थे, हमारे ग्रुप में जुड़ गए थे। तो हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे और तब तक कुछ ग्रुप का नाम नहीं डिसाइड हुआ था, और ऐसी बातों बातों में मैंने जस्ट वो शेर पढ़ा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जस्ट सब लोग बोले कारवां, मीन्स कि इतने सारे म्यूजिशियन हमको ग्लोबली मिल रहे हैं, यहाँ से वहाँ से, तो बस तब वो से एक कॉमन वर्ड है। आई थिंक कारवां पूरे विदेश में किसी भी कंट्री में ये वर्ड समझते हैं कॉमन, लोग। हाँ, सब समझते हैं उसको। तो बहुत ही अच्छा और इतना परफेक्ट नाम रहा। तो उसमें कारवां तो चल रहा है, म्यूजिशियंस आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी इंडिया के हैं, कभी बाहर के म्यूजिशियन जुड़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा कारवां चलता जा रहा है। अच्छा, छोटी सी बात पूछना चाहूँगी, आपके 2 बेटे हैं, तो दोनों के बारे में कुछ बताइए। दोनों म्यूज़िक में हैं और आपके साथ एक बेटा तो गाता भी है, तो उनके फ्यूचर में आप क्या करने वाली हैं? आजकल तो प्रमोशंस कुछ अलग सी हो गई हैं, आपके टाइम में अलग बात थी, तो मिस्टर सेठ ने आपकी मदद कर दी। अब एज अ मदर आप अपने बेटों के लिए क्या करने जा रही हैं? मेरा ऐसा मानना है एज ए मदर कि मैंने उनको संस्कार दे दिए, ट्रेनिंग करवा दी जो करनी थी। बड़ा बेटा जो है कविश, वो IIT से पास आउट है, उसने कहा मुझे जॉब के लिए मत बोलना, मुझे म्यूज़िक ही करना है। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, आफ्टर सरोद एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर हुआ है हिंदुस्तान में जो कविश ने किया है, जिसका नाम है नूरी, और उसको वो लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। और कनिष्क हैं, वो मेरे साथ दोनों ही स्टेज पे बचपन से साथ में गाते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने उनको ट्रेन कर दिया, अब उनके पर निकल आए हैं ना, उनको अपनी उड़ान खुद भरने दो। थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा अटकेंगे, लेकिन सबको ये सब सारे फेजेस देखने चाहिए। स्पून फीडिंग मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपना मकाम खुद बनाए। अच्छा, एक आपकी इच्छा थी जो पूरी हुई, तो उसके बारे में मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आप चाहती थी कि आप अमिताभ बच्चन के लिए गाएं। जी जी तो जी। वो किस्सा हमें सुनाइए। फिल्म आई थी बॉम्बे टॉकीज़, और उसमें 4 डिफरेंट स्टोरीज़ थी। तो जो मैंने स्टोरी में गाया था वो गाना था मुरब्बा, गाने का टाइटल था। मेरा ड्रीम था कि अमिताभ बच्चन जी के लिए गाऊं, क्योंकि बचपन से मैं उनकी बहुत ही बड़ी लेकिन फैन एक हूँ। फीमेल यही मेल के लगता लिए था कैसे कि गा सकती हैं? कैसे होगा, वो मुझे नहीं मालूम था कि कैसे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो कुछ ना कुछ तरीका, रास्ते निकल आते हैं। तो शायद ये वही रास्ता था, और मुझे वो गाना गाने का मौका मिला कि वो स्टोरी अमिताभ जी के ऊपर बेस्ड थी कि एक जो बंदा है वो इलाहाबाद से मुरब्बा लेके आया अमिताभ जी को देने के लिए, उनके घर के आगे वेट करता है। लास्ट में अमिताभ जी नज़र आते हैं, जब वो उनको देता है तब तक वो बर्तन गिर जाता है और टूट जाता है, तो उस जगह पर वो गाना प्लेस होता है। तो मैं तो बहुत खुश कि मुझे अमिताभ जी के लिए गाने को मौका मिल रहा। फिर उस सेम सॉन्ग को मैंने
लाइव कॉन्सर्ट में अमिताभ के सामने गाया, अमिताभ जी के सामने। क्या बात है। और वो तो इतने खुश, और उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मतलब दैट वाज मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये सपना देख रही हूँ कि इट्स रियलिटी। तो वो 2 लाइनें हमारे साथ भी शेयर कर लीजिए उस गाने ज़रूर। की। हाँ, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, और अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा है इसको। सब्र की मीठी चाशनी में भिगो के वक्त खड़ा है, मर्तबान में लेके ले चख ले ये मुरब्बा, दिल में रख ले ये मुरब्बा, दिल में रख ले ये मुरब्बा। बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक बात बताइए, आप हमेशा अलग से सोचती हैं, कुछ हट के सोचती हैं। इतने सारे रियलिटी शोज़ आजकल चल रहे हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए अपना टैलेंट दिखाने की, और उनमें से कई सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ। अच्छे बड़े सिंगर्स बन जाते हैं। आपका इस बारे में, रियलिटी शोज़ के बारे में क्या ख्याल है? एक्चुअली मेरा ओपिनियन बहुत पॉजिटिव नहीं है टूवर्ड्स किड्स, जो मतलब जो उसमें आ रहे हैं, क्योंकि वो लाइमलाइट बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद वो फिर उसी अंधेरे में गुम हो जाते हैं, बहुत कम ही चमक पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो भी वहाँ पर आए, या तो पूरी तैयारी के साथ आएँ, और उस लाइमलाइट को जस्ट उस समय को जान करके कि ये बस अभी तक के लिए है, आगे हमें अपनी जर्नी फिर ज़ीरो से शुरू करनी है, वो मान करके चलें। क्योंकि क्या होता है, इतनी पब्लिसिटी, इतनी सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, वो उनके जहन में बैठ जाती है। जब शो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, और उसके बाद उनका कोई नहीं जानता, और फिर वो कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा उनके लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। इवन मेरे बच्चों को बोला गया था, तो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था। मैंने कहा नहीं, उनको पहले तैयार होने दिया जाए, वो इस काबिल हो जाएं कि वो परफॉर्म करें और रिप्रेजेंट कर सकें इंडियन म्यूज़िक को, तब सामने आए तो बेटर है, रादर देन कच्चे पक्के आए। हाँ, एक तरीके से आप सही भी कह रही हैं, लेकिन एक तरीके से ये भी है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी जो छोटे शहरों में कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए इट्स वेरी गुड थिंग। अच्छा, दूसरी बात जो आजकल चेंज हो गई है पहले से, वो है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो एक फिल्म के लिए एक ही म्यूजिक डायरेक्टर होता था, और पूरी फिल्म वही संभालता था। अब ये हो रहा है कि एक फिल्म में हर गाने के लिए एक अलग म्यूजिक डायरेक्टर होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो किसी हद तक जो हमने बीच का अभी फ्लो देखा है, यदि एक म्यूज़िक डायरेक्टर रहता है तो उसको पूरी फिल्म पता होती है, वो उसकी पूरे म्यूज़िक को जो बांध के लेके चलता है, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। रादर देन जैसे अभी ट्रेंड है कि अलग अलग गाने लिए जा रहे हैं, उसमें से कोई क्लिक करता है, कोई नहीं करता है, उसमें वो वाली बात आ जाती है। तो यदि एक म्यूज़िक डायरेक्टर रखा जाएगा तो मेरे ख्याल से जो म्यूज़िक सिनेरियो अभी थोड़ा सा डीग्रेड हुआ है, वो अच्छा बेहतर हो जाएगा। यदि हम पिछले 2 सालों में देखें तो म्यूज़िक बहुत ख़राब हुआ है। जैसे कि ए दिल है मुश्किल, उसके सारे गाने एक ही म्यूजिक डायरेक्टर ने गाए तो हैं, इसीलिए और बहुत सारे अच्छा, गाने हिट हुए सारे हैं। गाने हिट हुए। और वही हम जैसे कि किसी का एक ले लिया, किसी का एक ले लिया, और किसी को कहीं भी फिट कर दिया, क्योंकि उसको पूरी स्टोरी ही नहीं पता है, जो भी कंपोज़र है। तो वो ऐसा पैचेस टाइप से हो रहे हैं, वो एक फ्लो नहीं आ रहा है। अब होगा क्या सिंगर्स का अगर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने गाने खुद गाने शुरू कर देंगे? इसके बारे में क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है वो लोग शौकिया गा रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, उनका मन है तो गा एक लें। आध गाना यहाँ वहाँ गा लेते हैं, कोई बात लेकिन नहीं। वो गाने वाला काम हमारे ऊपर ही छोड़ दें तो बेहतर है। ज़्यादा अच्छा रहेगा। आदेश जी के म्यूज़िक पर जो हमारे बीच आज नहीं हैं, उनके म्यूज़िक पे आपने एक गाना गाया था जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। वो भी बहुत बेहतरीन कंपोज़र तो थे। वो गाना ज़रूर हमें सुना दीजिए, इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए। ज़रूर। आदेश जी बहुत ब्रिलियंट म्यूज़िक कंपोज़र रहे अपने समय के, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत लकी हूँ कि मुझे उनका एक वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग गाने का मौका मिला। मोरा पिया मोसे बोलत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, द्वार जिया के
द्वार जिया के खोलत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, पिया मोरा पिया मोरा पिया बोलत नाही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको छोड़ती नहीं, 2-4 गाने और ज़रूर सुन लेती। लेकिन इस वक्त आपके सामने एक डायरी पड़ी है, उसमें मैं चाहूँगी कि आप अपना ऑटोग्राफ हमें दें और हमारे दर्शकों के लिए कुछ 4 लफ्ज़ लिख दें जो जरूर जरूर। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक, कोशिश से